क्या आप लोग भी अपनी एक प्रोफेशनल लुकिंग पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाना चाहते हैं, वो भी Next.js फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करते हुए, और वो भी बिल्कुल स्क्रैच से? तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो, वेलकम, मेरा नाम है अली, आप देख रहे हैं वन स्टेप सक्सेस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे अपनी वेबसाइट का हेडर। अच्छा, सबसे पहले हमें समझना होगा कि हेडर क्या होता है, फुटर क्या होता है, और हमारी वेबसाइट का मेन कंटेंट क्या होता है, या पेजेस हमारी वेबसाइट पे क्या काम करते हैं। अच्छा, तो अब हम इस वेबसाइट का हेडर देखें तो होम पेज, पोर्टफोलियो, जो पेजेस के नाम आ रहे हैं, और उसके बाद ये एक बटन है, एंड देन ये मेन्यू आइकन है। तो अब आप ये देख सकते हैं, ये पूरा पार्ट है हेडर का। ओके, एंड देन यहाँ पर अब आपने देखना है कि ये हमारे होम पेज का जो कंटेंट है, मेन कंटेंट जिसे हम मेन सेक्शन कहते हैं, वो यहाँ से शुरू हो गया। अच्छा, अब हम स्क्रॉल करते हुए नीचे आते हैं। आपने हेडर को देख लिया एक दफ़ा, सही है। अच्छा, अब हम स्क्रॉल करते हुए से नीचे आते हैं, एंड देन ये है हमारा फुटर पार्ट। अच्छा, जो हमारे टॉप पर था वो हेडर, एंड देन जो सबसे बॉटम पे है वो है फुटर पार्ट। अच्छा, ये दो पार्ट ऐसे होंगे जो हमारी पूरी वेबसाइट पे सेम रहेंगे। फॉर एग्जांपल मैं भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, आपने मेन कंटेंट का जो पहला सेक्शन है इसे देख लेते हैं हम। होम पेज का जो पहला सेक्शन है, टेक योर जॉब ऑनलाइन जर्नी। ओके, अब हम किसी भी पेज पे मूव कर जाएं, फॉर एग्जांपल पोर्टफोलियो पे मूव करते हैं, तो क्या हमारी वेबसाइट का हेडर चेंज हुआ? तो जवाब है नहीं, वेबसाइट का हेडर बिल्कुल सेम है। अच्छा, अब हम फुटर देख लेते हैं। क्या हमारी वेबसाइट का फुटर भी बिल्कुल सेम है? तो हमारी वेबसाइट का फुटर भी बिल्कुल सेम है। तो क्या चीज़ चेंज हो रही है पेजेस के साथ? अगर हम होम पेज पे थे तो कंटेंट दूसरा था, जो मेन पार्ट था, यानी कि मेन कंटेंट था हमारी पेज का। अच्छा, अब हम जब पोर्टफोलियो पेज पे आए तो वो कंटेंट चेंज हो गया। अच्छा, तो हमारा हेडर और फुटर, ये दोनों चीज़ें वेबसाइट, ओवरऑल वेबसाइट पे सेम ही रहेंगी। अगर हम कॉन्टैक्ट पेज पे भी जाके देख लें एक नज़र, तो ये देखें आप, हेडर बिल्कुल सेम है, मेन कंटेंट चेंज हुआ है जो कि पेज का था, एंड देन फुटर भी बिल्कुल एज इट इज़ सेम है। अच्छा, तो अब आपको ये चीज़ मैंने क्यों बताई है, इसका जवाब मैं आपको जब हम अपने Next.js के प्रोजेक्ट में लेआउट पर काम कर रहे होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि ये मैंने आपको क्यों बताया। तो चलिए अब हम अपने फोल्डर में Next.js को इंस्टॉल करते हैं, एंड देन हमारी कोडिंग शुरू करते हैं। अच्छा, Next.js की इंस्टॉलेशन के लिए सबसे पहले हम ब्राउज़र ओपन करते हैं, एंड देन यहाँ पर एक Next.js लिख कर सर्च करते हैं। अच्छा, आपको यहाँ पर गेटिंग स्टार्ट लिखा आ रहा है, इंस्टॉलेशन, आपने इस पर क्लिक करना है सिंपली। अच्छा, तो इस पेज पे आपको यहाँ पर टर्मिनल के नीचे कोड दिख रहा है, आपने सिंपली से कॉपी के आइकन पे क्लिक करना है। तो ये हमारा npx create next app at latest, तो ये कमांड हमारी कॉपी हो गई है इस पर क्लिक करने से। ओके, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले अपने ड्राइव ओपन कर लेते हैं। मैंने एफ ड्राइव ओपन करी है, एंड देन यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ पोर्टफोलियो के नाम से। अच्छा, तो आप यहाँ पर टॉप पर देख सकते हैं हमारे फोल्डर का नाम है, और यहाँ पर हमने इस पर क्लिक करना है। ये हमारी लोकेशन पैथ कहलाती है, तो आपने इस पर सिंपली क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पर CMD लिखना है, एंड देन एंटर करना है। ओके, तो अब आपने क्या करना है, CMD पर वो जो टर्मिनल भी हम इसे कहते हैं और कमांड प्रॉम्प्ट भी कहते हैं, तो आपने CMD वगैरह जो भी मैं नाम ले रहा हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट, टर्मिनल, तो ये सब सेम ही है। अच्छा, जो हमने कॉपी किया था कोड, उस पर भी टर्मिनल लिखा हुआ था। ओके, तो अपने वो कोड यहाँ पर एंटर करना है, एंड देन यहाँ पर जो एट लेटेस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब हम जो लेटेस्ट वर्जन है वो इंस्टॉल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ओल्ड वर्जन यूज़ करें, तो आप यहाँ पर उसका नाम, नंबर लिख सकते हैं वर्जन का। तो अभी के लिए फ़िलहाल मैं यहाँ पर लेटेस्ट, जो हमारा जो Next.js का लेटेस्ट वर्जन है, अभी फ़िलहाल मैं उसे इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो मैंने लेटेस्ट के बाद एंटर करा, एंड देन अब यहाँ पर ये आपसे कुछ सवाल पूछेगा, आपने जस्ट सिंपली इसे जवाब देना है। प्रोजेक्ट नेम हमने पोर्टफोलियो रखना है, आप यहाँ पर कुछ भी रख सकते हैं, एंड देन एंटर। अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट वगैरह के जितने भी सवाल आएंगे, इनका जवाब मैं पहले ही तफसील से बता चुका हूँ कि इनके क्या यूजेस है। अगर आपने वो वीडियो देखने, तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप वीडियो भी देख सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हम क्या चीज़ क्यों नो कर रहे हैं और क्या चीज़ क्यों यस कर रहे हैं। टर्बो पैक ये अभी लेटेस्ट वर्जन में आया, तो अगर आपके पास ये शो नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं है, अभी फ़िलहाल के लिए हम इसे नो कर देते हैं। तो अब इसकी इंस्टॉलेशन, तो वेट करते हैं जब तक इसके सक्सेस का मैसेज शो नहीं हो जाता। ओके, तो यहाँ पर सक्सेस का मैसेज हमें यहाँ पर शो हो गया है। तो अब आपने क्या करना है, सिंपली हम इसे फोल्डर में आएंगे अपने। अच्छा, पोर्टफोलियो फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट हो गया है पोर्टफोलियो के नाम से, जो कि हमारे प्रोजेक्ट में हमने नाम दिया था। तो अब हम सिंपली इसे ओपन करते हैं, एंड देन यहाँ पर आपको बहुत सारी फाइल्स देखने को मिलेंगी। आपने कुछ नहीं करना, जस्ट सिंपली, अच्छा, इस टर्मिनल को आप ओपन करना चाहें, मतलब अगर आप ओपन रख रहे हैं तो कोई मसला नहीं, आप इस पर इसका भी यूज़ कर सकते हैं, बट फ़िलहाल के लिए मैं इसे बंद कर देता हूँ। एंड देन इस कमांड, इस लोकेशन पे, यानी कि इस पाथ पे, मैं यहाँ पर वापस से एक CMD ओपन कर रहा हूँ।
अच्छा, मैंने इस पाथ पे क्यों किया cmd ओपन, अगर मैं यहाँ पर npm रन डेव चलाता तो यहाँ पर एक एरर आ जाता। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप उस फाइल में हो जहाँ पर आपको package.json की फाइल दिख रही हो, तो आपने उधर जाके npm रन डेव चलाना है, अदरवाइज़ आपको एरर आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक कर रहे थे। अब मैं अभी फ़िलहाल के लिए npm रन डेव नहीं चला रहा, मैं लिख रहा हूँ कोड स्पेस डॉट, यानी कि हमारा वीएस कोड ओपन करने की ये शॉर्ट फॉर्म है। ओके, तो हमारे पास वीएस कोड ओपन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, एसआरसी पे जाएंगे एंड देन एसआरसी फोल्डर में ऐप फोल्डर है, एंड देन यहाँ पर आपको एसआरसी को जब आप एक्सपेंड करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर पेज डॉट tsx दिख जाएगी। आपने सिंपली इस पर आना है एंड देन यहाँ पर एक डिव बना हुआ है, आपने इस पर ही जब लेफ्ट साइड पर आएंगे तो यहाँ पर आपको एक कोलैप्स करने का भी ऑप्शन दिख जाएगा एरो के साथ। आपने जस्ट इस एरो पे क्लिक करना है एंड देन अब हम क्या करते हैं, एक npm रन डेव करके कमांड चलाते हैं टर्मिनल पे जाके। सबसे पहले टर्मिनल पे आए, न्यू टर्मिनल, एंड देन यहाँ पर npm रन डेव। अच्छा, ये हम रन डेव क्यों चला रहे हैं, ताकि हम अपने पेज को देख सके कि जिस तरह हम लाइव सर्वर एक्सटेंशन का यूज़ कर रहे थे उस तरीके से हम यहाँ पर npm रन डेव यूज़ करते हैं नेक्स्ट.js में। तो आपको यहाँ पर एक URL मिल रहा होगा, आपने सिंपली इसे ओपन करना है, कंट्रोल के साथ क्लिक कर सकते हैं तो ये ओपन हो जाएगा। एंड देन मैं अभी चाह रहा हूँ इसको गूगल क्रोम पे देखूँ, तो मैं सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड देन इसको यहाँ से कट करके अपने क्रोम पर रन कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट.js हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अच्छा जी, तो अब हम सबसे पहले अपनी वेबसाइट का टाइटल चेंज कर लेते हैं एंड देन हम अपने वेबसाइट का एक हेडर पार्ट बनाने की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, तो टाइटल चेंज करने के लिए सबसे पहले आपने आना है अपने वीएस कोड में एंड देन यहाँ पर जो मैंने एसआरसी आपको दिखाया था, एसआरसी वाले फोल्डर में पेज डॉट tsx पे हम आए थे। अच्छा, इसी के ऊपर आपको लेआउट दिख जाएगी, आपने लेआउट पे आना है एंड देन यहाँ पर आपको टाइटल दिखेगा। आपने जस्ट सिंपली इस डबल कोट्स के अंदर लिख देना है पोर्टफोलियो, या जो भी आप अपना लिखना चाहें टाइटल वो आपने लिखना है। एंड देन कुछ भी नहीं करना, आपने अगेन अपने जो लोकल होस्ट आपने ओपन करा था पेज, उसे ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर चेंजेस दिख जाएंगी। अगर आपको चेंजेस नहीं दिखती तो आप एक दफ़ा कमांड प्रॉम्प्ट पे, या जो भी आपने टर्मिनल ओपन करा था इस npm रन डेव को चलाने के लिए, आपने उस पर जाके देखना है। एंड देन यहाँ पर आप जैसे ही 1-2 सेकंड वेट करेंगे क्लिक करके या कोई एरो की दबा के, तो ये अपडेट हो जाएंगी फाइल्स एंड देन यहाँ पर आपको वो अपडेट शो हो जाएगी। ओके, तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं और सबसे पहले इस पेज को यहाँ से रिमूव करते हैं ताकि हमारा हेडर हमें ऊपर क्लियरली दिखे एंड देन ये कंटेंट हमें डिस्ट्रैक्ट ना करे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पेज डॉट tsx में आए। अच्छा, ये डिव हमने कोलैप्स करा था ना, इसको एक्सपेंड करूँगा तो मैं आपको दिख जाएगा। अच्छा, आपने अगेन इसको कोलैप्स करा एंड देन इस पूरे डिव को यहाँ से सिलेक्ट करके बैक स्पेस करा तो ये रिमूव हो गया। अब आपने यहाँ पर एक नया डिव बनाया जस्ट फॉर चेकिंग कि हमारा लोकल होस्ट पे पेज किस तरीके से दिख रहा है, यानी कि हर चीज़ वर्क कर रही है। एंड देन यहाँ पर हम एक h1 ले लेते हैं और हेलो वर्ल्ड लिख के देख लेते हैं। ओके, अच्छा जी, तो हमारा वो पेज चला गया है, हमारा होम पेज जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है। एंड देन यहाँ पर जस्ट हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है जो हमने यहाँ पर h1 हेडिंग के साथ दिया था। ओके, तो अब मैं इसको सिंपली यहाँ से डिलीट कर देता हूँ h1 को भी। ये चले यहाँ पर एक होम पेज इसे लिखा रहने देते हैं ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि हमारे होम पेज पर कुछ तो कंटेंट है। या अगर आप चाहते हैं कि ये आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे तो आप सिंपली इसे कमेंट भी कर सकते हैं, तो अब ये यहाँ पर शो नहीं होगा। अच्छा जी, तो अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। हम अपनी वेबसाइट का हेडर बनाते हैं। अच्छा, हेडर में होम पेज पे नहीं बना रहा, हेडर एंड फुटर को कंपोनेंट्स में बनाएंगे ताकि हम उसे अपनी लेआउट में कॉल कर लें, ताकि हमें हर पेज पर हेडर और फुटर को लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात, हम हर पेज पर हेडर और फुटर को नहीं लगाएंगे बल्कि एक लेआउट में ही लगा देंगे। लेआउट में उसको हम कॉल करा देंगे, हेडर को और फुटर के कंपोनेंट्स को, दोनों के कंपोनेंट्स को हम लेआउट पे कॉल कराएंगे। अगर हम अलग अलग करने लगेंगे तो हमें हर पेज पे अलग से लगाना पड़ेगा, जो कि हमारा टाइम कंज्यूमिंग भी होगा और गुड प्रैक्टिस भी नहीं है। तो हमने क्या करना है कि हेडर एंड फुटर को कंपोनेंट्स में बनाना है एंड देन उसको हम लेआउट में हमारी कॉल करा देंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर SRC ऐप लिखा हुआ है, आपने जस्ट सिंपली इधर SRC ऐप पे क्लिक करा इस वाले फोल्डर पे एंड देन यहाँ पर एक न्यू फोल्डर का आइकन है, आपने इस पर क्लिक करा, कंपोनेंट्स लिखा एंड देन एंटर कर दिया। अच्छा जी, तो अब कंपोनेंट्स में आपने क्या करना है,
अब header.tsx के नाम से एक फ़ाइल बनानी है। आपने याद रखे अभी हमने ऐप पर क्लिक करा हुआ था तो वो हमने फोल्डर बनाया। अब हमने कंपोनेंट्स पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर फाइल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फोल्डर वाले पे नहीं करना। अच्छा, ये दोनों एक बिल्कुल एक साथ हैं, तो आप जब माउस होवर करेंगे तो न्यू फाइल का ऑप्शन आ जाएगा। अब आपने हेडर में हेडर लिखते हुए एच कैपिटल लिखना है। अच्छा, कंपोनेंट जब भी हम बनाएंगे तो हमारा जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल रखना है। तो हमने यहाँ पर लिखा हेडर डॉट TSX हमारी एक्सटेंशन है, जो डॉट के बाद लगती है उसे हम एक्सटेंशन कहते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है क्योंकि ये आपके सवाल भी आ सकते हैं या आपके कोई क्विज़ेस में भी आ सकता है। कंपोनेंट्स का हमेशा लेटर जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल, एंड देन हमारी एक्सटेंशन हम TSX यूज़ करते हैं किस लिए, टाइप स्क्रिप्ट और HTML जब हमें साथ लिखनी होती है तो हम TSX एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। ओके, तो ये मैंने इंटर जैसे ही करा। अच्छा, मैं यहाँ पर एक एक्सटेंशन का यूज़ करूँगा। अगर आप लोग करना चाहें उसे डाउनलोड तो मैं आप लोगों को भी बता देता हूँ, बट अगर आप खुद भी लिखना चाहें तो वो गुड प्रैक्टिस ये है कि आप खुद भी लिख लें। मैं यहाँ पर RFCE लिख के इंटर करता हूँ तो ये देखें आप, मेरे पास खुद ही फंक्शन बन के आ गया। हेडर फंक्शन है एंड डिव में हेडर लिखा आ गया एंड एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट भी हेडर हो गया। अच्छा, मैंने क्या लिखा था, RFCE ये लिख के मैंने इंटर करा था तो ये सब हुआ था। बट अगर आपके पास एक्सटेंशन वो डाउनलोड नहीं होगी तो आप लोगों के पास इस तरीके से नहीं आएगा, आपने ये खुद ही लिखना होगा। तो एक्सटेंशन का नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले इसे रिमूव करते हैं। एक्सटेंशन में आपने यहाँ पर लिखना है रिएक्ट लिख कर आप जब सर्च करेंगे तो आपके पास ये टॉप पर आएगी। ये आइकन है एंड DSZNAJDER लिखा हुआ है। ये हमारे जो भी पब्लिशर है उनका नाम आ रहा है। तो आपने ES7 वाली जो एक्सटेंशन है इसे डाउनलोड कर लेना है एंड देन जब आप अपने हेडर पे आके RFCE लिखेंगे, एंटर करेंगे तो आपके पास ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अच्छा जी, तो अब हम इसे हेडर को लेआउट पे किस तरीके से इंपोर्ट करेंगे तो वो भी देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपने ये देखना है कि जो भी हमारे फाइल का नाम है वो हमारे फंक्शन का नाम भी हो। तो जब RFCE लिखेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेम नाम ही देता है। तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा जब भी आप कर रहे हो काम। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने लेआउट की तरफ। सबसे पहले हम इसको कंपोनेंट के फोल्डर को कोलैप्स कर देते हैं। लेआउट पे हम आएंगे। अच्छा, लेआउट में आप लोगों ने घबराना नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। आपने जस्ट सिंपली, आप लोगों को यहाँ पर चिल्ड्रन देखने को मिल रहा होगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर। आपने इससे पहले हमने क्या करना है, एंटर करके HEADER हेडर लिखना है एंड देन एंटर करना है। अब हमने ये जो क्लोजिंग टैग है इसका, इसे बैक स्पेस से रिमूव कर देना है एंड देन जो हमारा ओपनिंग टैग है इसके हेडर के बाद स्पेस देना है एंड देन यहाँ पर एक फॉरवर्ड स्लैश। अच्छा, अब आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर एक एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने हेडर कंपोनेंट को यहाँ पर इंपोर्ट नहीं किया। तो अब आपने यहाँ पर टॉप पर आ जाना है एंड देन यहाँ पर हेडर लिखेंगे ना, तो आपको यहाँ पर ./components हेडर लिखा हुआ आ जाएगा। आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है। ओके, तो अब यहाँ पर हेडर इंपोर्ट हो गया तो वो एरर खुद ही चला गया। अच्छा, अब ये चीज़ क्या है मैं आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ कि आपने ये क्या किया। चिल्ड्रन जो भी है हमारे पेज का डेटा होगा, सही है। हमने क्या करा, हमने कहा पेज के डेटा में हमारे पेज का जो भी डेटा हो उसके ऊपर हमारा हम हेडर इंपोर्ट करा रहे हैं, यानी कि हमारा जो वेबसाइट का हेड पार्ट होगा वो ये होगा। एंड देन इसी तरीके से हम अपनी वेबसाइट का जो पेज है उसके एंड में फुटर को यहाँ पर इंपोर्ट करा देंगे सेम। बट अभी हमने फुटर बनाया नहीं इसलिए हम इसको यहाँ से अभी रिमूव कर देते हैं। बट हम यहाँ पर फुटर भी इंपोर्ट कराएंगे इसी वीडियो सीरीज़ में। तो हेडर हमने सक्सेसफुली यहाँ पर इंपोर्ट करा दिया, अब कोई एरर भी नहीं आ रहा। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने page.tsx पे एंड देन यहाँ पर इसको H1 की जो हेडिंग दी थी हम इसको अनकमेंट करते हैं एंड देन अब हम देखते हैं कि हमारे पेज पर किस तरीके से चीज़ें आ रही हैं, यानी कि हमारा पेज क्या रिस्पॉन्स कर रहा है। अच्छा, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हेडर हमने जो भी हम हेडर बनाएंगे वो हमारा टॉप पे रहेगा एंड देन फुटर हमारा बॉटम पे रहेगा एंड देन हमारा होम पेज का जो भी कंटेंट होगा, इसी तरीके से अबाउट पेज का जब हम बनाएंगे अबाउट पेज तो उसका कंटेंट जो होगा और हेडर फुटर लेआउट में हमारे होगा, यानी कि वो तो कंफर्म आएगा। तो चलिए अब हम अपने हेडर की तरफ बढ़ते हैं एंड हेडर में कुछ कोड लिखते हैं एंड देन उसको स्टाइल करते हैं एंड देन इसके बाद चेक करते हैं कि हमारा नेव बार जो हम बनाएंगे यानी कि हेडर पार्ट जो होगा हमारी वेबसाइट का वो किस तरीके का दिख रहा है। तो उसके लिए आपने सबसे पहले अपने VS कोड पे आए, इसको भी हम फ़िलहाल के लिए कमेंट ही कर देते हैं।
अच्छा, अब हम अपने कंपोनेंट्स पे चलते हैं। हेडर फाइल को जो हमने बनाई थी header.tsx, इसे ओपन करते हैं। अच्छा, ये अब मैंने आपको बता दिया था RFCE लिखेंगे तो आप उस तरीके से मैंने बनाया है, आप भी उस तरीके से बना सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अच्छा एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि page.tsx हो या header.tsx फाइल हो, आपने जो फंक्शन हमारा बना हुआ है इसके अंदर रिटर्न है दोनों पेजेस पे है, सही है। तो आपने ये चीज़ ख्याल रखनी है कि ये जो रिटर्न के अंदर हमारे पास एक ही डिव हो, जितना भी हम काम कर रहे हैं वो इस डिव के बीच में ही हो। एक डिव से हम अपनी एक्सपेंड करेंगे, एक डिव से ज़्यादा बाहर जाएंगे तो हमें एरर शो होंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ H1, तो आप देख रहे हैं पूरी रेड लाइन शो हो रही है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपने जो भी काम करना है वो एक डिव के अंदर करना है। डिव से बाहर आप करेंगे तो आपको एरर शो होगा। तो अब मैं यहाँ पर एक डिव बना रहा हूँ। अच्छा, अब डिव के अंदर मुझे एक नेव बार चाहिए। अच्छा, नेव का टैग मैंने यहाँ पर यूज़ किया। उसके बाद आपको याद होगा हम index.html और जो style.css से हम काम करते थे उसमें हम यहाँ पर लिखते थे क्लास, बट अब हम काम कर रहे हैं Next.js पे, तो आपने यहाँ पर क्लास नेम आपको शो हो रहा है, आपने सिंपली इसे सिलेक्ट करना है। अच्छा, आप यहाँ पर डबल कोट्स में भी लिख सकते हैं और सिंगल कोट्स में भी लिख सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिसे मर्जी चाहे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं भी फ़िलहाल के लिए इधर सिंगल कोट से यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पर क्लास दे रहा हूँ इसकी नेव बार। ओके, मैं भी यहाँ पर एक नेव बार बना रहा हूँ। अच्छा, नेव बार टैग के अंदर मैं एक और डिव बना रहा हूँ जिसकी मैं क्लास रख रहा हूँ मैक्स विड्थ। अच्छा, डिव बनाने की एक शॉर्ट की आपको बता रहा हूँ। अगर आपने क्लास वाला डिव बनाना है, यानी कि जिसके अंदर जिस डिव के पास आपने क्लास उसको असाइन करनी है, तो आपने क्या करना है, इस पर एक डॉट लगाया एंड देन यहाँ पर आपने उस क्लास का नाम लिख दिया। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैक्स विड्थ एंड देन जैसे ही मैं इंटर करूँगा तो ये इसने डिव बना दिया जिसकी क्लास का नाम मैक्स विड्थ कर दिया। अच्छा, इसी तरीके से आप फॉर एग्जांपल आप एक ऐसा डिव बनाना चाहते हैं जिसके पास कोई आईडी हो, तो आप उसको ये जो हैश साइन होता है हमारा, शिफ्ट के साथ 3 दबाते हैं तो हम ये आता है। इसके बाद आपने लिख दिया आईडी, या आप कुछ भी आगे नाम दे सकते हैं, यानी कि आप अगर इसको दे दें मेन। अच्छा, तो ये गुड प्रैक्टिस होती है, आपने इन्हें फॉलो करना होता है। अगर आपने डिव बनाना है जिसको आईडी असाइन करनी है तो आपने क्या करना है, हैश जो होता है शिफ्ट के साथ आप 3 दबाएंगे तो ये सिंबल आपके पास आ जाएगा। इसके बाद अगर आप यहाँ पर कोई भी नाम दे दें, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेन दिया है, अब ये आईडी का नाम मेन कर देगा। जैसे ही मैंने एंटर करा एक डिव बन गया, उसकी आईडी उसे असाइन हो गई मेन के नाम से। तो इस तरीके से मैंने अभी यहाँ पर एक मैक्स विड्थ का डिव बनाया है। अब इसके अंदर मुझे एक और डिव चाहिए जिसकी मैं क्लास रखना चाहता हूँ लोगो। तो मैंने क्या किया, सिंपली इंटर करा, जो नेक्स्ट लाइन पे आया मैं उसके बाद मैंने डॉट के साथ लोगो लिख दिया। अच्छा, इससे काम आपका फास्ट भी होगा एंड आपको भी मज़ा आएगा जल्दी जल्दी काम करने में। तो उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, इस डिव के अंदर जो हमने लोगो वाला डिव बनाया है इसके अंदर हम एक लिंक लगाना चाहते हैं। अच्छा, आप लोगों ने अभी तक एंकर टैग पढ़ा होगा, बट हम यहाँ पर एंकर टैग यूज़ नहीं करेंगे बल्कि हम एक लिंक का टैग यूज़ करेंगे। अगर आप लोगों को जानना है कि हम लिंक का टैग क्यों यूज़ कर रहे हैं, एंकर टैग क्यों यूज़ नहीं कर रहे, तो आपको ऊपर आई के बटन पे एक वीडियो आ रही होगी, आपने इस पर जाकर देख लेना है कि मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन किया है कि एंकर टैग और लिंक में क्या फ़र्क है। अच्छा, तो फिलहाल के लिए अभी हम यहाँ से इसको एंकर टैग को हटा देते हैं एंड देन यहाँ पर आपने लिखना है लिंक। अच्छा, एल कैपिटल रखिएगा एंड जैसे ही आप लिंक लिख के एंटर करेंगे ना तो आपके पास कुछ इस तरीके से लिंक बन जाएगा। अच्छा, प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि आप लोगों को एक एरर देखने को मिल रहा होगा। ये एरर अब कैसे जाएगा, आपने सिंपली टॉप पर आना है, एंटर करा, अब आपने यहाँ पर लिंक को कॉल करना है। आप जैसे ही लिंक लिखेंगे आपके पास ये इस तरीके से आ जाएगा, next/link लिखा हुआ होगा, पहले नंबर पे ही आ जाएगा। आपने जस्ट सिंपली इसे एंटर करना है एंड देन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पर टॉप पर इम्पोर्ट लिंक फ्रॉम next/link। ओके, तो हमारे लिंक इम्पोर्ट हो गया इस फाइल में एंड देन जब मैं यहाँ से इसको लिंक को रिमूव कर देता हूँ, अच्छा टॉप पर हमारे पास ये आ गया है, ऐड हो गया, इसका मतलब कि लिंक हमारे पास इम्पोर्ट हो गया है। अब ये एरर क्यों दे रहा है, अब दूसरा एरर दे रहा है ये। अब इसमें ये कह रहा है कि आपने जो हम href देते हैं लिंक के अंदर वो हमने इसे अभी तक नहीं दिया है, तो ये उसका एरर है। आपने क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड देन स्पेस देना है एंड देन आपने यहाँ पर लिखना है href, यानी कि हाइपर रेफरेंस की शॉर्ट फॉर्म href। ओके, अब आप href लिख के जैसे ही इंटर करेंगे ना तो आपके पास ये कर्ली ब्रैकेट ऑन हो जाएंगे। अब मैं सिंपली इस कर्ली ब्रैकेट को हटा के डबल कोट्स कर देता हूँ एंड देन उसके अंदर मैं एक हैश दे देता हूँ। अब क्या करना है, आपने यहाँ पर कुछ भी अपना टेक्स्ट वगैरह जो भी आपने लिखना हो वो आप इधर लिख सकते हैं इस एरिया में, यानी कि इस लिंक का टैग जैसे ही ओपनिंग टैग यहाँ पर ख़त्म हो रहा है एंड देन उसके बाद आप जिस तरीके से लिखते हैं उस तरीके से आपने यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अली एंड देन इसके बाद मैं एक स्पैन लगा देता हूँ। ओके,
अच्छा, इस पेन के जो मिडिल में मैं लिख रहा हूँ ना, वो मैं लिख रहा हूँ डिज़ाइन। तो अब यहाँ पर हमारा एक लिंक का टैग भी बन गया है, जिसमें हमने एक स्पैन लगाया है और स्पैन के अंदर डिज़ाइंस लिखा है। यानी कि मैं इसमें कुछ स्टाइलिंग अगर अलग से करना चाहूँ डिज़ाइंस के अंदर, कोई कलर वगैरह जो भी मुझे करना है स्टाइलिंग, तो मैं कर सकता हूँ। इसी वजह से मैंने स्पैन टैग का यूज़ करा है। अच्छा जी, तो अब हम ये वाले डिव को, जो हमारा लोगो वाला डिव है, ये हमारा इसका काम कंप्लीट हो गया। हमने लोगो के अंदर सिर्फ अली डिज़ाइन ही लिखना था, एंड जो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, अब हम इस डिव को छोड़ देते हैं। अच्छा, और इस डिव को मैं यहाँ से एक स्पेस रिमूव करूँगा जो एक्स्ट्रा लाइन है, ताकि हमें हर काम समझ आए कि हम क्या करें। अच्छा, ये डिव हमने कंप्लीट कर लिया है अभी। एंड देन मैं यहाँ, अच्छा, आपको अगर कभी भी समझ नहीं पड़े कि आपने कौन सा डिव पर काम कर रहे थे या कौन सा डिव किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपने क्या करना है, सिंपली इस डिव पे मैंने क्लिक करा। तो अब आप देख रहे हैं मैंने जैसे ही क्लिक करा, ये वाले के ऊपर हाईलाइट हो गया है। तो ये इसका ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है। इसी तरीके से नेव पर क्लिक करा तो वो हाईलाइट हो गया। इस डिव पर करा जो मैक्स वर्थ वाली क्लास का है, यहाँ पर आ गया। अच्छा, मुझे अब इससे आइडिया हो गया कि मैंने लोगो वाला यहाँ तक काम जो है डिव का कंप्लीट हो गया मेरा। एंड देन उसके बाद मैं अब नेक्स्ट काम स्टार्ट कर रहा हूँ। अच्छा, नेक्स्ट काम मुझे क्या करना है कि यूएल बनाना है। यूएल बनाया मैंने। अच्छा, मैं यूएल डायरेक्ट भी बना सकता हूँ, बट मैं यहाँ पर एक और, मैंने आपको जैसे बताया कि आपने हमेशा अपने कोडिंग स्पीड को बढ़ाना होता है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यूएल के बाद मैंने एक डॉट लगा दिया। आप लोग अभी तक समझ गए होंगे कि डॉट का हमने क्या यूज़ करा था अभी तक, एंड सेम यूज़ यहाँ पर भी होगा। अच्छा, मैंने यूएल के बाद डॉट लगा के लिख दिया सिंपली मेन्यू। अच्छा, तो हमारा वीएस कोड ये समझ गया। हमने यूएल के बाद जैसे ही डॉट लगाया, इसने इन्फेरेंस कर लिया कि ये यूएल की क्लास नेम दे रहे हैं अब डॉट के बाद, जो कि मेन्यू है। तो इसने एक यूएल बना दी जिसकी क्लास नेम उसने क्या रख दी, मेन्यू। ओके, अब मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ। एंड देन मैं यहाँ पर लिस्ट बनाता हूँ और लिस्ट को मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर 5 लिंक्स ऐड करना चाहता हूँ, यानी कि 5 लिस्ट चाहिए मुझे जिस पर मैं लिंक अप्लाई कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा के 5 लिख दिया। तो इसका फ़ायदा क्या होगा, अब जैसे ही मैं एंटर करूँगा ना, तो इसने मुझे 5 लिस्ट बना दी है, यानी कि मुझे अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आप अलग अलग लिखते तो आपका टाइम वेस्ट होता, बट मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 से करा दिया तो ऑटोमेटिकली 5 बन गई है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, हर लिस्ट के अंदर एक लिंक टैग लगा दूंगा। एंड देन उसको हम अपनी कोई भी क्लास नेम वगैरह दे सकते हैं, ताकि हमें स्टाइलिंग में ईजी रहे। तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर लिंक लगा देता हूँ, एंड देन हम उसके बाद देखते हैं कि आगे क्या करना है। ऑल राइट, तो हमने यहाँ पर सारे अपने लिंक बना लिए हैं। एंड देन हमने सबकी क्लास जो है वो मेन्यू बटन रखी है, ताकि हमें स्टाइलिंग हम जो भी एक पे अप्लाई करेंगे वो हम ऑटोमेटिकली इन सब पे अप्लाई हो जाएगी। अच्छा, तो क्लास का यही फ़ायदा होता है कि आप मल्टीपल जगहों पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसी के बरक्स आईडी होती है। आईडी अगर आपने किसी भी एक एलिमेंट पे कोई भी चीज़ अप्लाई करनी है, एंड देन आप चाहते हैं कि वो किसी और पे अप्लाई ना हो, तो आईडी जिस तरीके से आपको समझ आ रहा होगा, आईडी से ये एक यूनिक होती है। यानी कि अगर आपने किसी एक चीज़ पे स्पेसिफिक अप्लाई करनी है कोई चीज़, तो आप आईडी का यूज़ करते हैं। एंड देन उसके बरक्स अगर आपने ज़्यादा चीज़ों पे अप्लाई करनी होती है, तो आप हमेशा क्लास का यूज़ करते हैं। मोस्टली क्लास का यूज़ ही होता है। तो आपने यहाँ पर मेन्यू बटन दे दिया सब पे, तो ऑटोमेटिकली स्टाइलिंग इन सब पे भी हो जाएगी। तो हेडर डॉट tsx में हमारा अभी इतना ही काम था हेडर के लिए। अब चलते हैं हम इसकी स्टाइलिंग करते हैं, एंड देन देखते हैं कि किस तरीके का रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। स्टाइल पर जाने से पहले हम यहाँ पर इसको कंपोनेंट्स वाला जो हमारा फोल्डर है इसको कोलैप्स कर देते हैं। अच्छा, अब हम src एप्स के अंदर अगर देखें तो कंपोनेंट फोल्डर है, फॉन्ट फोल्डर है, एंड देन यहाँ पर कुछ फाइल है, favicon को छोड़ दें, global.css। हमें स्टाइलिंग करनी है, यानी कि css अप्लाई करनी है, तो हम एक दफ़ा global.css को ओपन करते हैं। अच्छा, ये फाइल हमारी ऐसी होगी जो हम यूनिवर्सल यूज़ कर सकते हैं, यानी कि हमें किसी भी पेज पे CSS लिखनी हो हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए इसको हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, बट मैं अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ। अच्छा, globals.css में मैं अभी कोड नहीं लिख रहा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक अलग से फ़ाइल बनाऊँगा इसी ऐप फोल्डर के अंदर। ये मैंने ऐप फोल्डर को क्लिक करके सिलेक्ट किया। ओके, अब मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना रहा हूँ। फ़ाइल का मैंने नाम कुछ भी दे सकता हूँ। मैं यहाँ पर दे रहा हूँ header.css। अच्छा, header.css के नाम से मैंने एक फ़ाइल यहाँ पर बना ली है। अच्छा जी, तो header.css के नाम से मैंने एक फ़ाइल बना ली है। अच्छा, अभी इसको यहाँ से क्लोज़ कर देते हैं, global.css को भी कर देते हैं, एंड लेआउट वाली फ़ाइल को भी हम यहाँ से भी क्लोज़ कर देते हैं। हम इस पर काम करते हैं। अच्छा, हेडर में सबसे पहले हम इस फाइल को इंपोर्ट करा लें, एंड देन उसके बाद इस पर स्टाइलिंग करके देखेंगे कि हमारा पेज किस तरीके से दिख रहा है। अभी फ़िलहाल के लिए हम पहले एक दफ़ा पेज को देख लें कि अभी किस तरीके से दिख रहा है। एंड मैंने यहाँ पर रिफ़्रेश भी कर लिया है। ओके, तो अब हमारा पेज अभी कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम CSS की तरफ बढ़ेंगे।
तो फिर देखेंगे कि किस तरीके से चेंज होता है या नहीं। तो हम यहाँ पर इंटर करके नीचे आते हैं एंड देन हम यहाँ पर लिखते हैं इम्पोर्ट, स्पेस देना है एंड डबल कोट्स लगाने हैं एंड देन उसके बाद आपने अपनी फाइल का नाम लिखना है यहाँ पर डॉट डॉट स्लैश के बाद डॉट डॉट स्लैश लगाया हमने। अब हम यहाँ पे लिखते हैं हेडर डॉट सी एस एस। ओके, अब हमें चेक करना है कि हमने जो यहाँ पर हेडर डॉट सी एस एस को टारगेट किया है डॉट डॉट स्लैश लगा के, यानी कि हम डॉट डॉट स्लैश से हम अपनी जो भी हमारी लोकेशन होती है उससे एक स्टेप एक फोल्डर बाहर आ जाते हैं एंड देन अगर हम स्लैश लगाते हैं तो हम उसी फोल्डर के अंदर जा सकते हैं। ओके, तो अब मेरे को चेक करना है कि मेरी जो हेडर डॉट सी एस एस वाली फाइल है और यहाँ पर जो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ वो बिल्कुल सेम है। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल के साथ करेंगे ना आप जैसे ही कंट्रोल प्रेस करेंगे यहाँ पर ऑटोमेटिकली ये जैसे लिंक पर हम क्लिक करते हैं उस तरीके से आ जाएगा। आपने सिंपली कंट्रोल के साथ क्लिक करा तो अब ये यहाँ पर हेडर डॉट सी एस एस वाली फाइल खुल गई। अगर आप यहाँ पर कुछ स्टाइलिंग कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख देते हैं, अच्छा हम यहाँ पर हमारी एक क्लास है नेव बार, हम यहाँ पर वो लिख लेते हैं नेव बार एंड देन हम नेव बार के अंदर कोई बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं तो हमें चेक हो जाएगा कि हमारा सी एस एस फाइल यही है ना। ओके, मैंने यहाँ पर लिख के बैकग्राउंड कलर दे के सेव कर लिया एंड देन अगेन अगर मैं इसको कंट्रोल के साथ ओपन कर रहा हूँ तो ये हमारी सेम फाइल यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये हाईलाइट हो गई, ये फाइल खुल गई है। ओके, तो हमारी सी एस एस यहाँ पर इम्पोर्ट तो हो गई है। अब चेक करना है कि चल रही है या नहीं। तो अब हम इधर आए, अगर अपनी फ़ाइल को चेक करें ऑनलाइन उस पर लोकल होस्ट पे किस तरीके से परफॉर्म करिए, तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर बिल्कुल इसका चेंज हो गया है। ओके, तो गुड प्रैक्टिस ये है कि आप अपने हेडर डॉट सी एस एस इस तरीके से हर सेक्शन की मतलब हर पेज की अलग अलग फाइल बना दें, होम डॉट सी एस एस, अबाउट डॉट सी एस एस। तो ये कि आपको ऑर्गेनाइज वर्क हो जाएगा, आपका कोड हर बंदे को समझ आ सकेगा। तो ये गुड प्रैक्टिस है। अदरवाइज़ अगर आप ग्लोबल डॉट सी एस एस में भी लिखना चाहें तो कोई इशू नहीं है। तो चले अब हम सबसे पहले अपना कोड अगेन से स्टार्ट करते हैं एंड देन शुरू से लिखते हैं कि हमने यहाँ पर सी एस एस क्या अप्लाई करनी है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर एक स्टार लगाते हैं एंड देन यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट ऑन करके M0 मार्जिन 0 यानी कि एंड देन P0। सबसे पहले ये हमने काम करना होता है। अच्छा, स्टार जो यहाँ पर हमने लगाया है इसका मतलब क्या है? अच्छा, स्टार का मतलब ये है कि हमारा जो भी पूरा पेज होता है ना, अगर हमें उसको टारगेट करना है तो हम स्टार का सिंबल यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर मार्जिन 0 और पैडिंग 0 किया है। इसका मतलब ये है कि हमारा जितना भी कंटेंट होगा अभी वो टॉप से और क्या कहते हैं लेफ़्ट साइड से बिल्कुल अलाइन हो जाएगा, यानी कि उसके साथ बिल्कुल चिपक जाएगा एंड देन हमें उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी से मार्जिन या पैडिंग जो भी हम देना चाहें वो हम अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट जो स्पेस होता है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर एक बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं एंड देन यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन को नन कर देते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले हम अपनी कुछ फ़ॉन्ट फैमिली इधर इंक्लूड कर देते हैं। मैंने देखा था काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फ़ॉन्ट ऐड करने में काफ़ी इशू आ रहे थे। तो आपने क्या करना है, जो टॉप पर आना है अपनी वेबसाइट के और यहाँ पर फ़ॉन्ट फैमिली को इंपोर्ट करना होगा फर्स्ट लाइन में। ओके, इंपोर्ट का जितना भी काम होगा हम फाइल में सबसे ऊपर कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने अगर कोई चीज़ इंपोर्ट करी है तो। अच्छा, अब फ़ॉन्ट फैमिली हमें कौन सी करनी है, मुझे यहाँ पर एक पॉपिंस करनी है इंक्लूड। तो मैं यहाँ पर पॉपिंस लिख के जब सर्च कर रहा हूँ तो गूगल फ़ॉन्ट की एक वेबसाइट है fonts.google.com। अच्छा, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो आप किसी और वेबसाइट का भी यूज़ कर सकते हैं बट मैं यहाँ पर अभी गूगल से पॉपिंस फ़ॉन्ट है, इस पर मैं जैसे ही आऊँगा तो यहाँ पर टॉप पे यहाँ पर गेट फ़ॉन्ट दिख रहा है, या अगर आपको बॉटम पे भी यही सेम बटन यहाँ पर दिख रहा होगा तो आपने जस्ट सिंपली गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक करना है एंड देन यहाँ पर एक फाइल आ जाएगी गेट एम्बेड कोड की। अच्छा, मेरे को एक और फ़ॉन्ट इंक्लूड करना है तो मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट्स पे जाता हूँ एंड देन यहाँ पर सर्च बार में टाइप करता हूँ पैसिफिको। ओके, तो ये मेरा सेकंड फ़ॉन्ट हो गया। मैंने गेट फ़ॉन्ट पे क्लिक किया। अच्छा, इसके बाद इसने मुझे जैसे कि पहले दिखा रहा था गेट एम्बेड कोड पे क्लिक करना है आपने। आप डाउनलोड करके भी इसे यूज़ कर सकते हैं बट आपने उधर फ़ॉन्ट को चेंज करना पड़ेगा, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऑनलाइन ही यूज़ कर लें। अच्छा, आपको यहाँ पर दो तरीके से ऐड करने का पूछा जा रहा है कि लिंक से करना है या इम्पोर्ट से। हम यहाँ पर फ़िलहाल इम्पोर्ट पे क्लिक करते हैं एंड देन यहाँ पर आपको स्टाइल टैग के अंदर ये स्टाइलिंग दिख रही है, आपने जस्ट सिंपली इससे कॉपी करना है जो भी स्टाइल टैग के अंदर है। कॉपी करा एंड देन यहाँ पर टॉप पर इसे पेस्ट करा। ओके, अच्छा, अभी इसका यूज़ कैसे करेंगे वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपने जब भी फ़ॉन्ट फैमिली पर इंक्लूड करनी है अपनी किसी भी टैग वगैरह में या किसी भी क्लास में, तो आपने फ़ॉन्ट फैमिली के बाद डबल कोट्स के अंदर उस फ़ॉन्ट का नाम लिख देना जो भी आपने देना है। उसके अलावा आप फ़ॉन्ट वेट वगैरह अगर देना चाहते हैं तो वो आप दे सकते हैं। ओके, तो अभी मैं आपको ऐड करके एक दिखा भी देता हूँ। ओके, तो अब हम यहाँ पर अपनी एक क्लास लिख लेते हैं। क्लास हमारी पहले देख लेते हैं हम क्या 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 क्लास के नाम है। अच्छा, मैक्स विड्थ के नाम से एक क्लास है, हम इसे टारगेट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पर मैक्स विड्थ की क्लास है
इसका जो नाम है मैक्स विड्थ, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड देन हम यहाँ पर जाते हैं अपने CSS में एंड देन यहाँ पर डॉट के साथ मैक्स विड्थ जब लिखेंगे तो ये उस क्लास को टारगेट कर लेगा। ओके, मैक्स विड्थ पे जाने के बाद सबसे पहले तो हम इसे करते थे डिस्प्ले फ्लैक्स। अच्छा, चेंजेस आप देखते रहें साथ के साथ हो रही है या नहीं। ओके, तो डिस्प्ले फ्लैक्स हमने कर दिया। अब इसके बाद इसको विड्थ देते हैं हम 100%। अच्छा, अब इसको कुछ ना कुछ हाइट देनी पड़ेगी ताकि जो है हमारा नेव बार अच्छे से दिखे। तो हम इसको हाइट दे देते हैं फॉर एग्जांपल 30 पिक्सल। अच्छा, जब तक इसका बैकग्राउंड कलर नहीं आएगा आपको इसमें चेंजेस कुछ दिखेगी नहीं, हाइट क्या चल रही है क्या नहीं चल रही। तो हम इसको ऐड करते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं बैकग्राउंड कलर को ऐड ताकि हमें चेंजेस दिखें। सॉरी, ब्लू। ओके, तो हमारा नेव बार जो है वो आ तो गया है बट उसका जो बैकग्राउंड है वो अभी हमें इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करना पड़ेगा जो हमारी यूएल है, ताकि वो एक ही लाइन में चली जाए। तो उसके बाद हमने क्या करना है, हाइट हमने दे दी है। अच्छा, इसका जस्टिफाई कंटेंट जो है वो हम स्पेस बिटवीन या स्पेस अराउंड करके देखेंगे, जो भी बेहतर लगेगा। ओके, स्पेस अराउंड ये है कि काफ़ी बेटर लगेगा क्योंकि हम सेंटर में रखना चाहेंगे अपनी वेबसाइट को। उसके बाद हम अलाइन आइटम्स को सेंटर कर लेते हैं। अच्छा, इसका कलर हम वाइट कर देते ताकि जो ब्लू पे अभी दिखे हमें क्लियर। उसके बाद हम अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लेंगे इसे। अच्छा, फ़ॉन्ट फैमिली हम यहाँ पर सेलेक्ट करें ना, तो अब इसके बाद आप डबल कोट्स जब लिखेंगे तो आपने यहाँ पर लिखना है इसकी स्पेलिंग, जो आपने फ़ॉन्ट की स्पेलिंग आपको टॉप पर दिख रही है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पॉपिंस लगाना है तो मैं यहाँ पर सिंपली पॉपिंस लिख देता हूँ। अगर आपके पास ये चेंजेस नहीं हो तो आप मेक श्योर करिएगा कि स्पेलिंग बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पर एस हटाता हूँ तो ये फ़ॉन्ट फैमिली बिल्कुल जो हमारी पहले थी वो है। जैसे ही मैंने एस लगाया तो यहाँ पर चेंज हो गई। तो अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो रही है या नहीं। ओके, इसके बाद हम फ़ॉन्ट साइज़ अगर देख लें 10 पिक्सल कर लें, या 10 पिक्सल आई थिंक बेस्ट रहेगा। ऑलराइट। अच्छा, अब हमें क्या करना है। अच्छा, अब जो हमारा नेव बार है उसको हमने फ्लैक्स करना है, उसकी जो लिस्ट टाइप है, जो डॉट्स आ रहे हैं इसे भी रिमूव करना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने हेडर में जाएं, इसकी क्लास देखें। यूएल की क्लास है मेन्यू। तो हम इधर आएंगे, सिंपली लिखेंगे डॉट मेन्यू एंड देन उसके बाद हमने यहाँ पर करना है लिस्ट स्टाइल टाइप। चल, लिस्ट स्टाइल टाइप क्या करेगा, जो यहाँ पर आपको वाइट डॉट्स दिख रहे हैं ना, इसे रिमूव करना है। तो आपने इसको नन कर देना है। आप जैसे इसको नन करेंगे तो ये वाइट डॉट यहाँ से रिमूव हो गए। उसके बाद हम इसको डिस्प्ले फ्लैक्स करेंगे तो ये एक ही लाइन में आ जाएंगे सारे। ओके, अच्छा, इसका कलर अभी आपको विजिबल नहीं है बट हम इसको गैप दे देते हैं 15 पिक्सल का। अच्छा जी, कलर अगर हम मेन्यू पे ऐड करेंगे तो आई गेस शायद अप्लाई नहीं होगा, हमें एंकर टैग को कलर देना होगा। एक दफ़ा करके देख लेते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, हमें मेन्यू के एंकर टैग को अगर हम कलर देंगे तो, सॉरी मैंने डॉट नहीं लगाया था। ओके, कलर मैं यहाँ पर दे देता हूँ वाइट। अब चेक करते हैं। ओके, तो वाइट कलर यहाँ पर आ गया है। अच्छा जी, तो हमने मेन्यू के एंकर टैग को तो वाइट कर लिया बट हमारा लोगो अभी भी विजिबल नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, डॉट लोगो हमारी जो क्लास थी, हाँ लोगो के नाम से ही थी। अच्छा, लोगो के बाद हमने क्या करना है, सॉरी, लोगो के बाद हमने इसको सबसे पहले तो एक फ़ॉन्ट साइज़ दे देना है, 12 पिक्सल का कर लेते हैं अगर हम। अच्छा, फ़ॉन्ट वेट जो है इसका बोल्ड कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा अलग दिखे बाकी टेक्स्ट से। फ़ॉन्ट फैमिली हम कर लेते हैं इसको पैसिफिको। अच्छा, अब हम एंकर टैग पे इसके कुछ अप्लाई कर लेते हैं ताकि वो हमारा कलर जो है वो विजिबल हो। ओके, परफेक्ट। अच्छा, अब हमने यहाँ पर लोगों की जो एंकर टैग है उसको तो कलर दे दिया। अच्छा, मैं ये चाह रहा था जो अली के बाद हमने एक स्पैन टैग लगाया था उसका यूज़ करते हुए इसको थोड़ा सा डिफरेंट कलर दें। तो सबसे पहले मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है इसको ब्लैक करके देखता हूँ। अच्छा जी, तो यह हमारा स्पैन है। स्पैन टैग को हम एक क्लास दे देते हैं जिसका नाम हम रखेंगे स्पैन। ओके, अब हम आते हैं हेडर डॉट सी एस एस में एंड देन यहाँ पर डॉट स्पैन को कॉल करते हैं एंड सिंपली इसका कलर जिस तरीके से हम देते हैं
उसके अंदर हम मेरे पास एक कलर सेव है, ये वाला। ओके, तो ये कलर मैंने यहाँ पर दे दिया। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ कि नेव बार में जो हमारा ये एंकर टैग्स आ रहे हैं, अच्छा इसमें स्पेस क्यों नहीं आया, एक सेकेंड। अच्छा, हमने गैप में पिक्सल्स नहीं दिए, तो 15 पिक्सल्स है ये। अच्छा, ओके, तो ये गैप आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जब इन पेजेस के जो आइकन है, एंकर टैग जिसे हम अभी समझेंगे, तो एंकर टैग पे जब मैं माउस होवर करूँ तो इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, और मतलब कुछ स्टाइलिंग इस पर अप्लाई करें ताकि दिखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लगे। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि मेन्यू डॉट मेन्यू और एंकर टैग वाली जो क्लास हमने दी थी, इसके अंदर जो वर्क किया था, इसको हम कॉपी करते हैं एंड देन नेक्स्ट लाइन पे पेस्ट करते हैं। अच्छा, हमने HTML CSS में पढ़ा था कि हम अपने एंकर टैग के थ्रू किसी भी पेज पे डायरेक्ट कराते, तो हमने इधर लिंक टैग लगाया था जो कि एंकर टैग जैसा ही वर्क करेगा। तो हमने यहाँ पर डॉट मेन्यू के बाद ए लिखा ना, तो ये समझ गया कि हम एंकर टैग की बात कर रहे हैं। अच्छा, उस पर हमने स्टाइलिंग अप्लाई करी थी कलर वाइट, तो कलर वाइट हो गया। अब हम चाह रहे हैं कि होवर करें तो कलर इसका चेंज हो जाए, तो आपने एंकर टैग पे टारगेट करते हुए कॉलन लगाने। ओके, अच्छा, ये शिफ्ट के साथ आप एल के राइट साइड वाली की दबाएंगे ना तो ये कॉलन लग जाएंगे, सेमी कॉलन के साथ होते हैं, बट आप अगर शिफ्ट के साथ दबाएंगे तो ये कॉलन लग जाएंगे। उसके बाद आपने लिखना है सिंपल होवर। अच्छा, होवर लिखने के बाद आपने यहाँ पर कलर लिखना है, एंड देन कलर लिखने के बाद आपने यहाँ पर अपना डिज़ायर कलर यहाँ पर ऐड करना है। फॉर एग्जांपल हमने जो ये कलर सेम यूज़ करा था, हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं। अब आप देखिएगा कि मैं जैसे इस पर होवर करूँगा तो इसका कलर ब्लू कलर हो जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पर कोई और स्टाइलिंग भी अगर चाह रहे हैं कि होवर जैसे ही हो उसके बाद कुछ और स्टाइल हो, तो फॉर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर चाह रहे हैं टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो अंडरलाइन हो जाए, तो आप यहाँ पर कुछ भी CSS अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर माउस होवर कर रहा हूँ तो यहाँ पर अब कलर के साथ साथ अंडरलाइन भी हो रहा है वो पेज। ओके, अच्छा जी, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम इस वेबसाइट को कंप्लीट करें तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में वेबसाइट सीरीज़ लिख दें, तो हम इस वेबसाइट को कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे जिसमें हेडर तो हमने अभी बना लिया है, इसके साथ साथ फुटर बनाएंगे, एंड देन हम अपने होम पेज, अबाउट पेज, स्किल पेज और पोर्टफोलियो और कॉन्टैक्ट पेज को भी कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।